दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है, जो इसका ग्रामर का पार्ट है, उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एनिमल मीटिंग। क्या मतलब हुआ? मीटिंग का मतलब होता है कोई किसी तरह की बैठक, भेंट वार्ता, उसे मीटिंग कहा जाता है। एनिमल मीटिंग मतलब कि कैसे पशुओं की सभा, या कह सकते हैं कि जानवरों की सभा, जानवरों की बैठक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द लॉयन किंग was busy appointing various animals at different post। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, आज की जो हमारी कहानी है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और आप देखेंगे क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस स्टोरी में आपको कई सारी सेकंड फॉर्म भी देखने को मिलेंगी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन किंग वॉज बिजी। ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो आप शब्द देख रहे हैं बिजी, जिसका मतलब होता है व्यस्त, ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द लॉयन किंग वॉज बिजी, मतलब कि जो शेर राजा थे वो व्यस्त थे। किस चीज़ में व्यस्त थे? अपॉइंटिंग। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, या किसी व्यक्ति को कोई काम पर रखना, नियुक्त करना, उसे अपॉइंट करना कहा जाता है। अपॉइंट करने में, नियुक्त करने में। वेरियस एनिमल्स, वेरियस मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न तरह के अलग अलग जानवरों को, पशुओं को अपॉइंट करने में जो बिजी थे। एट डिफरेंट पोस्ट मतलब कि अलग अलग पदों पर, भिन्न भिन्न पदों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन किंग वॉज बिजी अपॉइंटिंग वेरियस एनिमल्स एट डिफरेंट पोस्ट, मतलब कि जो शेर राजा थे वो व्यस्त थे अलग अलग पशुओं को, जानवरों को अलग अलग पदों पर रखने में, नियुक्त करने में। चलिए आगे देखिए। द चीता हैड बीन सिलेक्टेड एज द आर्मी कमांडर बिकॉज ही वॉज क्विक टू थिंक एंड द फास्टेस्ट रनर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों देखिए आप, ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य के अंदर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जब हम किसी भी वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि जब आप पास्ट परफेक्ट में, पैसिव में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द चीता हैड बिन सिलेक्टेड। सिलेक्ट करने का मतलब होता है किसी का चयन करना, किसी को चुनना, मतलब कि चीते का चयन किया गया था। एज द आर्मी कमांडर, एज द आर्मी कमांडर मतलब कि आर्मी कमांडर के रूप में। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज क्विक, क्विक मतलब होता है तेज, और ये एडजेक्टिव है। बिकॉज ही वॉज क्विक, वो तेज था किस चीज़ में? टू थिंक, सोचने में। एंड द फास्टेस्ट रनर, दोस्तों फास्टेस्ट एक एडजेक्टिव है, और ये फास्ट की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री होती है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये हमारी थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। और फास्टेस्ट का मतलब होता है सबसे तेज़, मतलब वो सबसे तेज़ रनर था, दौड़ने वाला था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो चीता था उसको आर्मी कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया था, उसका चयन किया गया था क्योंकि वो सोचने में बहुत तेज़ था। एंड द फास्टेस्ट रनर, और वो सबसे तेज़ दौड़ने वाला था, सबसे तेज़ दौड़ने वाला था। चलिए आगे देखिए। द वाइज एलिफेंट हैड बीन मेड द
प्राइम मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा ये जो शब्द है आप इसको नोट कर लीजिए, WISE, वाइज। वाइज का मतलब होता है समझदार, कोई भी समझदार व्यक्ति हो उसे वाइज कहा जाता है, और वाइज का एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द वाइज एलिफेंट, मतलब जो समझदार हाथी था, हैड बीन मेड, उसको बनाया गया था। और ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जो समझदार हाथी था उसको बनाया गया था। क्या बनाया गया था, द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। टाइम पास्ट बाय, पास का मतलब होता है गुजरना, और ये सेकंड फॉर्म है, मतलब कि टाइम पास्ट बाय, जो समय था वो गुजर गया। एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो गॉट देयर पोस्ट, क्या मतलब हुआ कि जो समय गुजरा, समय गुजर गया, और जो दूसरे पशु थे ऑल्सो गोट, उन्हें भी, क्या गेट की सेकंड फॉर्म में गॉट, जिसका मतलब होता है मिलना, उन्हें भी मिल गए देयर पोस्ट, उन्हें भी अपने अपने पद मिल गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, टाइम पास्ट बाय एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो गॉट देयर पोस्ट, मतलब कि समय गुजरा और जो दूसरे पशु थे, जो दूसरे जानवर थे, उनको भी उनके पद मिल गए। चलिए आगे देखिए, इन द एंड, इन द एंड का मतलब हुआ कि आखिर में, या फिर आखिर, इन द एंड मतलब कि अंत में, ओनली द रैबिट, द टॉर्टोइज एंड द डोंकी वर लेफ्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, लेफ्ट आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। लेफ्ट जो है वो लीव की सेकंड फॉर्म भी है। यदि आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो लीव का मतलब होता है छोड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। उसके अलावा लेफ्ट का एक और मतलब होता है बायां को, जैसे हम बायां बोलते हैं उसको भी लेफ्ट कहा जाता है, आपने सुना होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट का मतलब बायां। और लेफ्ट का एक और मतलब है जो चीज़ बाकी रह जाती है उसको भी लेफ्ट कहा जाता है। जो चीज़ बाकी रह जाती है, बची रह जाती है, उसे लेफ़्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका मतलब है बाकी रहना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इन द एंड मतलब कि अंत में, सिर्फ खरगोश, कछुआ और जो गधा थे वर लेफ्ट, वो लेफ्ट मतलब कि वो बच गए, वो रह गए। एट दिस मतलब कि इस पर, द एनिमल्स स्टार्टेड लाफिंग। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर लीजिए। इस वाक्य में स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन इसके अंदर एक अलग स्ट्रक्चर है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपके वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आप लगाना चाहते हैं, या फिर शुरू कर दिया, आप इस तरह के वाक्य बनाना चाहते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद स्टार्टेड, उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वाक्य बनाते हैं, वह खेलने लगा, या फिर आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, उसने खेलना शुरू कर दिया। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। उसने के लिए भी आप ही लगाओगे, ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो इस तरह से वाक्य क्या बन गया, वह खेलने लगा, या फिर उसने खेलना शुरू कर दिया। तो आप बहुत ही आसानी से आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, और लाफ मतलब हंसना होता है। एट दिस मतलब इस पर, द एनिमल्स स्टार्टेड लाफिंग, जो पशु थे, जो जानवर थे, वो हंसने लगे। चलिए आगे देखिए, द जेब्रा सैड, जो जेब्रा था वो बोला, क्या बोला, द जेब्रा सैड द रैबिट गेट्स स्केयर्ड इजली। क्या मतलब हुआ दोस्तों, देखिए आप इस वाक्य में देख सकते हैं यहाँ पर गेट्स का प्रयोग किया गया है और साथ में ये एडजेक्टिव है। स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, या ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं, तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का सहारा लेना होता है उसको बनाने के लिए, जैसा यहाँ पर किया गया है। और गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये है कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है तो हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इसलिए आप देखिए जो रैबिट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो गेट की जगह गेट्स लगाया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द ज़ेब्रा सेड, जो ज़ेब्रा था वो बोला कि द रैबिट गेट्स स्केयर्ड ईजिली, मतलब जो रैबिट है, खरगोश है, गेट्स स्केयर्ड ईजिली, वो आसानी से डर जाता है, भयभीत हो जाता है। एंड द टॉर्टोइज टेक्स आवर्स टू मूव एन इंच। और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं जो टॉर्टोइज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और जिसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। टेक की फिफ्थ फॉर्म टेक्स, तो क्या मतलब हुआ, एंड द टॉर्टोइज, और जो कछुआ है,
टेक्स आवर्स, वो कई घंटे लेता है, टू मूव एन इंच, मतलब वो 1 इंच मूव करने में, 1 इंच हिलने में, आगे बढ़ने में वो कई घंटे लेता है। तो इस तरह से वो लोग उनको बारे में कुछ कह के मजाक उड़ाने लगे। क्या कहने लगे कि भाई ये जो कछुआ है, कि जो ये रैबिट है खरगोश है, बहुत आसानी से डर जाता है, और ये जो कछुआ है वो 1 इंच भी आगे बढ़ने में, हिलने में कई घंटों का समय लेता है। इस तरह से वो उसकी मजाक उड़ाने लगे। द डोंकी इज़ ए फूल, और ये जो डोंकी है, गधा है, वो एक मूर्ख है। दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट इन द रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट का क्या मतलब होता है, शाही दरबार। और कैन नॉट का प्रयोग जब किया जाता है जब हमारे वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं जैसे शब्द आते हैं वाक्य की टेल पर। तो क्या मतलब हुआ, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और दे एक प्लूरल नाउन है, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वे दे का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, दे कैन नॉट गेट एनी पोस्ट इन द रॉयल कोर्ट, मतलब ये कोई भी पद नहीं ले सकते हैं शाही दरबार में। चलिए आगे देखिए। तो इस तरह से वो उनकी मजाक उड़ाने लगे कि भाई जो कछुआ है वो बहुत धीरे चलता है, और जो खरगोश है वो बहुत आसानी से डर जाता है, और जो गधा है वो मूर्ख है, और इन्हें कोई भी पद नहीं मिल सकता शाही दरबार में। इस तरह से उनको कह के मजाक उड़ाने लगे। चलिए आगे देखिए। बट द किंग लॉयन सेड, क्या मतलब हुआ, और ये से की सेकंड फॉर्म है सेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। बट लेकिन द किंग लॉयन सेड, लेकिन जो शेर राजा थे उसने कहा, नो फ्रेंड्स, मतलब कि नहीं दोस्तों, प्लीज़ डोंट टीज़ देम, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों टीज़ का ये एक वर्ब है, आप इसकी मीनिंग को नोट कर सकते हैं। टीज़ का मतलब होता है चिढ़ाना या फिर छेड़ना, और दैम जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। जब ऑब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दैम का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है उन्हें या फिर उन लोगों को। तो क्या मतलब हुआ, जो बट द किंग लॉयन सेड, लेकिन जो शेर राजा थे उसने कहा, नो फ्रेंड्स, नहीं दोस्तों, प्लीज़ डोंट टीज़ दैम, मतलब कृपया उनको या इनको मत चिढ़ाइए, इनको मत चिढ़ाइए। ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट एंड यूनिक क्वालिटीज़, क्या कहा उन्होंने, कि जो सारे पशु हैं हैव। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव का सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होता है तो वहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं जो एनिमल्स है ये एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट एंड यूनिक क्वालिटीज़, मतलब कि जो सारे जानवर हैं, पशु हैं, उनमें होती हैं, क्या होती हैं, डिफरेंट, अलग अलग, एंड यूनिक, यूनिक मतलब अलग तरह की, अनोखी, क्वालिटीज़, गुण होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सारे जानवर हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के, अलग अलग यूनिक मतलब अनोखी जो क्वालिटीज़ हैं, गुण, वो होते हैं। चलिए आगे देखिए। द रैबिट विल बी आवर मैसेंजर, विल बी का मतलब होता है होगा। द रैबिट विल बी आवर मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है संदेश देने वाला, संदेशवाहक। जो रैबिट है, खरगोश है, वो हमारा संदेशवाहक होगा। बिकॉज, क्योंकि, ही रन्स फास्ट, क्योंकि वह तेज़ दौड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर भी देखिए फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ये आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कोई वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव का, तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ, द रैबिट विल बी आवर मैसेंजर बिकॉज ही रन्स फास्ट, कि जो खरगोश है वो हमारा संदेशवाहक होगा क्योंकि वह तेज़ दौड़ता है। द टॉर्टोइज कैन हाइड एंड स्पाई ऑन द बॉर्डर, और जो कछुआ है कैन हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना, कैन हाइड मतलब वो छुप सकता है, एंड स्पाई, और दोस्तों स्पाई एक वर्ब है, उसके साथ में नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जासूस को स्पाई कहा जाता है और जासूसी करने को भी स्पाई कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द टॉर्टोइज कैन हाइड एंड स्पाई ऑन द बॉर्डर, मतलब जो कछुआ है वो छुप सकता है, एंड स्पाई ऑन द बॉर्डर पोस्ट, और जो सरहद की जो पोस्ट है वहाँ पर वो स्पाई कर सकता है, मतलब वहाँ वो जासूसी कर सकता है। चलिए आगे देखिए। द लाउड वॉइस ऑफ द डोंकी कैन बी यूज्ड एज अ बिगुल कॉल, क्या मतलब हुआ,
दोस्तों देखिए ये जो हमारा वाक्य है इस यहाँ पर कैन बी के साथ यूज्ड का प्रयोग किया गया है। और ये जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो आप इस चीज़ को याद रखें कि वो पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाएगा। अब इसका मतलब को भी देख लेते हैं। द लाउड वॉइस ऑफ द डोंकी, मतलब लाउड मतलब भारी, जो डोंकी की जो गधे की भारी आवाज़ है, लाउड मतलब जो भारी आवाज़ है। कैन बी यूज्ड उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए बिगुल कॉल, बिगुल कॉल के तौर पर। दोस्तों बिगुल कॉल का मतलब होता है सैन्य ध्वनि, युद्ध वगैरह में जो सेना के द्वारा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है किसी भी तरह के संदेश को प्रसारित करने के लिए, उसे बिगुल कॉल कहा जाता है। तो इस लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने क्या कहा कि द लाउड वॉइस ऑफ द डोंकी कैन बी यूज्ड एज ए बिगुल कॉल, मतलब कि जो गधे की भारी आवाज़ है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए बिगुल कॉल, एक बिगुल कॉल के तौर पर। ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लर्नड अ न्यू लेसन दैट डे। और दोस्तों ये जो लर्नड है ये लर्न की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सीखना या फिर याद करना। यहाँ इसका मतलब है सीखना। ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के सारे जानवर, लर्नड अ न्यू लेसन उन्होंने एक नया सबक सीखा, दैट डे उस दिन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जंगल के सारे जानवरों ने उस दिन एक नया सबक सीखा। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। और मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी को बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इस तरह का सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। लर्न का मतलब होता है ये सीखना, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना, एवरीवन मतलब हर कोई। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन, मतलब हमें अवश्य ही सीखना चाहिए हर किसी का सम्मान करना। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी। और जैसा कहानी के लास्ट में जो हमें मॉरल देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा मॉरल है। जैसा हमने देखा इस कहानी का मॉरल है कि हमें अवश्य ही सीखना चाहिए हर किसी का सम्मान करना। क्योंकि जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि जो जिन जानवरों को मतलब कि शाही दरबार में कोई काम नहीं मिला था तो जो बाकी जानवर थे उनकी मजाक उड़ाने लगे। उसके बाद जो शेर राजा था उसने सभी को समझाया कि हर किसी में एक कोई ना कोई गुण होता है, एक यूनिक, एक अनोखी क्वालिटी होती है, और जिसकी वजह से बाकी जो तीनों थे उनको भी उस शाही दरबार में काम मिला। और जैसा हमने कहानी के अंदर देखा, कहानी की हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, तो हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, यही इस कहानी का मॉरल है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और यदि कहानी के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं इस तरह के वीडियोस लाता हूं जहां पर मैं मतलब कि ट्रांसलेशन बताता हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आप उसको अच्छे से समझें। और तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह की जो वीडियोस देखने से आपकी इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, आप कुछ ग्रामर सीखते हैं। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आप कोई सजेशन देना चाहें वो भी दें, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो उससे मुझे भी लगेगा कि आप लोगों को इसका फ़ायदा होता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और नए नए वीडियोज़ बनाने का। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ कि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं क्या उससे आपकी इंग्लिश में कुछ फ़ायदा होता है या आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।